Absolutely right, because it is not taking samples and बोल रहा है कि इतने samples का mean breaking strength इतना है. No, it is talking in general. Okay, the breaking strength of cables produced by manufacturer have a mean. तो वो जो manufacturer है वो जो भी cable produce करता है उसका breaking strength कितना है 1800 pounds है. This is what it is. Okay, and a standard deviation of 100 pounds. ठीक है, so that means this is population mean and population standard deviation. Population mean हम कैसे denote करते हैं? पॉपुलेशन मीन हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से. सो म्यू इज गिवन टू अस, दैट इज 1800 pounds, and standard deviation that we denote by sigma, that is given to us 100 pounds. All right, so this is the data which is given in the question. By a new technique in the manufacturing process, कोई new technique आता है manufacturing process में, it is claimed that the breaking strength can be increased. So क्या claim हो रहा है इधर? जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 1800 पाउंड था, ठीक है, तो वो जो न्यू टेक्निक आया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उससे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? केबल का इंक्रीज हो सकता है, ये क्लेम कर रहा है. ओके, सो टू टेस्ट हिज क्लेम अ सैंपल ऑफ 50 केबल्स इज टेस्टेड. तो वो जो क्लेम कर रहा है उसको चेक करने के लिए क्या किया गया है? 50 केबल्स का सैंपल लेके उसको टेस्ट किया गया है, एंड इट इज फाउंड दैट द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 1850. इंक्रीज हो गया कि नहीं? यस. सो पहले जो बोला था कि ब्रेकिंग जो मैन्युफैक्चरर जो केबल प्रोड्यूस करता है उसका मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 1800 पाउंड है. बाद में वो क्लेम करता है कि बाय न्यू टेक्निक प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड. उसको चेक करने के लिए उसने 50 केबल का सैंपल लिया, उसका मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकाला तो वो 1850 आया, व्हिच इज मोर देन 1800. सो ये 50 केबल का सैंपल लेके मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 1850 आ गया. नाउ कैन वी एक्सेप्ट हिज क्लेम? तो बोल रहा है कि कैन वी सपोर्ट द क्लेम एट, ये कितना परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल है? 1%. नो? Yes, so ma'am. can we support, can we accept his claim at 1% significance level or not? so ये अच्छा, चलो पहले ये बता दो 50 और ये 1850 क्या दिया हुआ है? 50 क्या है? what is this 50? 50, that is sample size, no? Sample size. That is sample size, that is capital N, that is capital N, that is given to us 50. and 1850 क्या हो गया? 1850 sorry, sample का sample mean. okay, the mean breaking strength of 50 cables है ना, तो sample का mean हमने निकाला, so that is x bar. Any doubt to anybody कि how have I written the data? Anyone having any doubt in this? ये सारी डेटा कैसे आया वो समझा आप सभी को? yes, no, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो. ठीक है. yes ma'am. तो पहले तो मैं आपको स्टेप 1 बताती हूँ, टू सेट अप द हाइपोथेसिस. सो तो क्लेम जो रहता है, जो प्रूव करना है, वो किस में डालने का? H0 में डालने का कि H1 में डालने का? जल्दी बताओ. मैंने क्या बताया था कि जो हम क्लेम करते हैं, जो प्रूव करना होता है, यू नो, हमें रिजेक्ट करने के पर्पस से हम नहीं सेट कर रहे हैं. दैट वी शुड पुट इट इन वेयर? Ma'am, हाँ हाँ, नल हाइपोथेसिस में डालना चाहिए क्या? जो क्लेम कर रहा है, जो क्लेम कर रहा है कि मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड. हम alternate में डालते हैं. ऑल्टरनेट में डालेंगे. आई विल नॉट पुट इट इन, जो मैं क्लेम कर रही हूँ, जो मैं प्रूव करना चाहती हूँ, उसको आई विल नॉट पुट इट इन नल हाइपोथेसिस, दैट आई विल पुट इट इन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो नल हाइपोथेसिस में क्या रहेगा कि मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 1800, एंड मैंने क्लेम किया कि मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड, मतलब म्यू का वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1800. अंडरस्टूड? सो वी सेट अप द हाइपोथेसिस फॉर द पॉपुलेशन. सो जो था कि मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो मैन्युफैक्चरर केबल प्रोड्यूस करता है उसका मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है? 1800. सो इक्वल टू साइन है, दैट इक्वल टू साइन किसके अंदर आता है? नल हाइपोथेसिस के आता है. मेरा क्लेम क्या था कि द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड, दैट मींस म्यू का वैल्यू क्या हो सकता है? 1800 से बड़ा हो सकता है. सो जो क्लेम है, जो प्रूव करना होता है, जिसका पर्पस रिजेक्शन का नहीं रहता, दैट वी शुड पुट इट इन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस.
अगर ये चीज आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़े। ये नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे सेट हुआ, दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 होता है सेटअप द हाइपोथेसिस ना। ओके, बताओ कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। टू टेल है, वन टेल है, वन टेल है तो कौन सा टेस्ट है, लेफ्ट टेल टेस्ट है या फिर राइट टेल टेस्ट है। बताओ जरा, which test you have to perform, look at the sign of H1, what sign it is, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। right tail test. Yes, greater than sign is there, no? So right tail test to be performed. So right tail test to be performed. ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 होता है कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक। कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या रहता है फॉर्मूला ना, 4 फॉर्मूले थे, कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे हम। Which formula are you going to apply? Single means, double mean, single proportion, double proportion. Look at the data, data के basis पे you'll decide कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे। Which Single formula? The calculate statistic for single mean because there is only one single sample mean, single population mean. That is why for single mean. Formula क्या है? Formula क्या है? x bar minus mu. X bar minus mu upon sigma upon square root of n. So you have all the values with you. X bar कितना दिया है 1850, mu दिया हुआ है 1800 अपॉन सिग्मा इज 100 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 50। ये कैलकुलेट करो, बताओ आंसर कितना आता है इसका। ये हो जाएगा आपका स्टेप 2 डन। कैलकुलेट द वैल्यू एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर टेस्ट स्टैटिस्टिक Z। Are you all calculating test statistic का value? Anybody calculating test statistic का value? Then let me know. 3.5. 3.5 आ रहा है। 3.5 आगे क्या? 3.5 6 था तो उसको 3.5. सॉरी 3.5 3.567. 3.56 आ रहा है। 3.53. 53 आगे। 535. तो 535 है तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 3.54। सो 3.54 हमें आंसर मिला है किसका, टेस्ट स्टैटिस्टिक का। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द क्रिटिकल वैल्यू, स्टेप 3। ठीक है, तो स्टेप 3 क्रिटिकल वैल्यू का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, जेड सी का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, 1% दिया हुआ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज 1%, 0.01। एंड कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट टेल टेस्ट। तो जरा बताओ जेड सी का वैल्यू क्या होगा, लुक एट द टेबल एंड टेल मी
For 1% level of significance and for right tail test, ZC का वैल्यू कितना है? टेबल आपके पास है, बताओ जरा. Sorry, 2.33. 2.33. That's right, 2.33. Now step 4 में will decide कि अभी accept होगा या फिर reject हो रहा है आपका null hypothesis. So I'm going to draw the curve. All right. So this is my So I'm doing right tail test. So here this side will be my tail, and this is my critical point ZC. So ये जो पूरा है पूरा राइट हैंड साइड ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन होगा. अगर मेरा जो मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया अगर वो ये रीजन में आएगा दैट मींस आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट. सो दिस इज माय एक्सेप्टेंस रीजन. एंड जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज योर रिजेक्शन रीजन. So compare your critical value with test statistic. So ये critical value मेरा है 2.33 because right tail test है तो only one will be your rejection region. Only one side. This is a rejection region. Alright, तो अभी जरा बताओ टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू कितना था? 3.54. ये किधर आ रहा है? 3.54. एक्सेप्टेंस Rejection. रीजन में आ रहा है कि रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, राइट? सो इधर आ रहा है ये 3.54 will be over here. So it is coming in the rejection region. So rejection region में आ गया मतलब क्या कौन सा hypothesis reject होगा? कौन सा hypothesis reject होगा? null या alternate? Null hypothesis. Null hypothesis will get rejected. So I'll just draw the rejection region. So this is a rejection region. So since test statistic Z is equals to 3.54 and it is greater than ZC. ZC कितना दिया था? 2.33. So it is coming into the rejection region. Therefore, coming into the rejection region. All right. So coming into the rejection region, therefore reject the null hypothesis. So हमारा null hypothesis क्या हो चुका है? Reject हो चुका है. So null hypothesis reject हो क्या मतलब which one will get accepted? Alternate. और alternate में हमने क्या डाला था कि वो जो claim कर रहा है that breaking strength can be increased, it can be acceptable. Okay, therefore the mean breaking strength of cables can be increased. The mean breaking strength of cables can be increased. Did you understand this question? Yes, ma'am. Okay, so this is how we do sample studies and population के लिए आप ऐसे ही claim नहीं कर सकते हो कुछ भी. तो ये statistical process है, इसे pass होना पड़ता है. अगर ये pass हो गया तो then you will say that yes, it is acceptable. All right. So if anyone of you wants to take the screenshot of it, they can take it. So हमने step 1 में क्या लिखा? पहले तो hypothesis setup किया, then step 2 में हमने test statistic calculate किया, step 3 में critical value note down किया, and step 4 में we are telling कि accept हो रहा है कि reject हो रहा है by comparing both test statistical value and the critical value. Shall I go to the next question? Anyone wants to ask anything, having any doubt? कुछ मत बोलो, तुम लोगों ने मौन व्रत ही धारण कर लिया ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने. वो लास्ट का लिखने दो. लिख के क्या है जब तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे क्वेश्चन पे? पता नहीं क्या समझ रहा है नहीं समझ रहा है, कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग. So I'll just write down the question number 2. A certain coin is tossed. A certain coin is showed up here. Okay.
I just read in the question first. Okay, so then now the second question, just tell me ki it is on which formula. A certain coin is showed up, okay? A certain coin is tossed how many times? 500 times. And in 500 times, how many times I'm getting heads? 270 times, which is more than 50%, no? So then it is telling us to test the claim that the coin is unbiased. अगर coin unbiased होगा, तो what is the probability of getting head? 50%. 50%. Absolutely right. Absolutely right. So let us see the solution of it. So step one. Step one hota hai set up the hypothesis. Now tell me, is it a question on mean or it is a question on proportion? What do you think? Proportion, ma'am. Yes, it is a question on proportion. So if my coin is unbiased, तो मेरा जो रहेगा वो क्या रहेगा? Fair रहेगा. Okay. So अगर coin is fair तो probability P, small p है. मतलब it should be 50%. 50 मतलब percent मतलब probability के terms में क्या होता है? Half होता है, right? And अगर देखा जाए और question में, तो question में क्या दिया हुआ है कि 270 times क्या हुआ है मुझे? Head आया है, then in 500 tosses. So मतलब क्या हो गया? Probability of getting head is more than half. Where P I will define, where P is the probability of getting success. Success is getting head. Probability of getting head. Okay, that is your P. So अगर coin fair रहेगा, then probability of getting head will be 50-50%. So P is equals to half आ गया. ठीक है, equals to sign है इसलिए you're putting in H0. और ये greater than sign क्यों आया? Why did I write greater than sign in H1? 270 दिया ना मैम. Yes, because 270 times I'm getting head in 500 tosses. That means it shows the probability of getting head is more than probability of tail. That is why P will be greater than half. तो कौन सा test perform करना है? Therefore, which test to be performed? Right. या फिर ये भी कर सकते हैं, या फिर probability not equals to भी लिख सकते हो आप. So probability of getting head is not equals to half. Okay, so therefore, agar in this case, which test to be performed? ये not equal to sign आया, तो not equal to sign के लिए क्या हो जाएगा? Two tail test to be performed. Two tail test to be performed. All right. Now next step 2. Step 2 रहता है हमारा formula calculate test statistic. So formula for single proportion you are going to use. Calculate test statistic. Formula क्या रहता है? It is capital P minus small p upon square root of PQ upon N. Is this right? यही formula था क्या? Yes. So what is capital P? Capital P stands for population proportion. So what is the proportion of getting head? So just write in capital P. 70. So proportion of getting head is 270 upon 500. So 270 upon 500 कितना आता है? Calculate करो. Two 70 upon 500 is how much? 0.54. 0.54. So ये हो गया capital P. Small p तो कितना होगा? 0.5 upon ये कितना हो जाएगा? Small p है 0.5. Q क्या होता है? What is Q? Q is 1 minus p. So अगर p 0.5 है तो 1 minus 0.5 क्या होगा? ये भी 0.5 ही आएगा.
अपॉन n, n कितना है, नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट हैज बीन परफॉर्म, n कितना दिया हुआ है, 500. 500. यस। अब ये सॉल्व करो, बताओ कितना आता है। मैम 80. कितना आ रहा है, 80. 1.80. नो नो 80 नहीं आएगा, 1.80 आगे क्या, हम आया तो 80 1.788 है. 1.788 था। 1.80 is the answer. चलो ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आया हमारा 1.80। नाउ कैलकुलेट द क्रिटिकल वैल्यू ZC फॉर टू टेल टेस्ट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया था क्या क्वेश्चन में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया, तो क्या लेने के लिए बोला था मैंने, whenever a level of significance is not given in the question you have to take it as 5%, 5%. so 5% लेने का, so for 5% and for two tail test कितना होता है ZC का वैल्यू for 5% and two tail test, ZC का वैल्यू कितना होता है, look at the table and tell me for two tail test कितना है ZC का वैल्यू, Minus 1.96 and 1. minus 1.96 to 1.96, all right, so ये हो गया हमारा critical value, ठीक है। now step 4 में we are going to draw the acceptance region and the critical region, so this is your curve, so two tail test है, so एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, so ये critical region है, so this is minus 1.96 and this 1.96, so इनके बीच में रहा तो accept होगा, this is your acceptance region। अगर जब आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया, अगर if it is lying over here then you are going to accept it, otherwise you are going to reject it। तो आपका वैल्यू किधर आ रहा है, Acceptance में. और एक्सेप्टेंस में आपने क्या डाला था, ओके सो आपका जो Z है दैट इज 1.80 आई थिंक इधर आता है, समवेयर ओवर हियर, है ना, दिस इज 1.80, so Yes. since test statistic Z 1.80 is lying under critical value 1.96, therefore accept H0, और H0 में हमने क्या डाला था, P is equals to half, P is equals to half मतलब क्या, coin is unbiased, okay, मतलब probability of getting head and tail both are what, 50-50%, so 50-50% देगा, probability will be half, इधर मैं लिख देती हूँ and coin is unbiased and coin is biased, yes make sense or not, अगर coin unbiased है तो ही तो probability 50-50% आएगी, और अगर coin biased होगा तो probability of getting head will not be half, so therefore तो हमने H0 accept किया, H0 पे क्या बोला था कि coin is unbiased, understood, Yes, ma'am. ठीक है। now question number 2, now question number 2 जब भी question number 3 में आपको दूंगी that you are going to do on your own and you are going to tell me कि H0 और H1 क्या सेटअप करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैम एक क्वेश्चन दिखा ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है. या just a minute, I'll just copy and paste the question,
Okay, so question you wanted, right? So here you can take. Done? मैम Okay, now we'll go towards the next question. अब ये जरा read out करो, मुझे बताओ कि what are you going to set up in null hypothesis and alternate hypothesis. So an examination was given to two classes consisting of 40 and 50 students respectively. In the first class, the mean grade was 74 with a standard deviation of 8, while in the second class, the mean grade was 78 with a standard deviation of 7. Is there a significant difference between the performances of the two classes at 5% level of significance? So, कैसे करोगे? So ये क्वेश्चन किस पे है? पहले ये बताओ. मीन वाले पे मैम. मीन वाले पे. सिंगल मीन, डबल मीन, सिंगल प्रोपोर्शन, डबल प्रोपोर्शन, क्या लगता है? डबल मीन मैम. ठीक है, चलो, तो वो तो करेक्ट बता दिया. अब बताओ हाइपोथेसिस कैसे सेट करोगे? क्या बोल रहा है कि इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंसेस ऑफ द टू क्लासेस? पहले तो आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोच रहे हो इस क्वेश्चन के बारे में, देन हम करते ये क्वेश्चन. यस, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन? Step 1. Set up the hypothesis H0 and H1. What are you going to set up H0 and H1? So, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, जब when we are given two classes और उनको कंपेयर करना है, so is there a significant difference? क्या उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है क्लास में? Okay, suppose mu1 is the mean of the first class and mu2 is the mean of the second class. ठीक है? So इक्वल टू मतलब इक्वल टू है मतलब क्या, दोनों क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये इक्वल टू किस में डालोगे? H0 में डालोगे कि H1 में डालोगे? मैम एच नॉट में डालेंगे. Yes. Sorry, क्यों डालेंगे? क्योंकि इक्वालिटी साइन इज देयर. So I'm going to put it under null hypothesis. And इसका क्या मतलब हो गया? That there is no difference between the two classes. And there is no difference. There is no difference between two classes. और दूसरे में क्या डालेंगे? नॉट इक्वल टू. Yes, not equals to. मतलब not equals to आ गया, मतलब क्या होगा वो? They are not equal. मतलब there is a difference between the performances of the two classes, है ना? So there is a difference between performances of the two classes. क्या आपको ये आपको हाइपोथेसिस कैसे सेट किया वो समझा? सो बोल रहे हैं कि इज देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंसेस ऑफ द टू क्लासेस. मतलब मीन ग्रेड की बात करें तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन पर्पस से हम सेट करते हैं. सो देयर आर टू पॉपुलेशन, नो? सो mu1 एंड mu2 से डिनोट करेंगे. सो mu1 इज इक्वल्स टू mu2, मतलब दोनों क्लासेस के परफॉर्मेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब बोथ क्लासेस आर इक्वल. एंड दूसरे में हम क्या डालेंगे? नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द टू क्लासेस. तो mu1 इज नॉट इक्वल्स टू mu2 आ जाएगा. तो ये स्टेप 1 हो गया. नाउ स्टेप 2. पहले तो गिवन डेटा कैलकुलेट. स्टेप 2 क्या रहेगा? कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक. कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो उसके लिए डेटा चाहिए रहेगा. डेटा क्या दिया हुआ है? अभी टू क्लासेस, एन एग्जामिनेशन वाज गिवन टू टू क्लासेस 40 एंड 50. ये क्या दिया हुआ है? 40 एंड 50. व्हाट इज दिस 40 एंड 50? म्यू मैम म्यू. हाँ, म्यू. एक क्लास में 40 लोग है, एक क्लास में 50 लोग है, ये एन क्या मैम होता है? हाँ, n1 एंड n2 का वैल्यू दिया हुआ है. रीड किया करो क्वेश्चन पहले. सो Sorry. n1 and n2 40 and 50 दिया है हमें respectively. In the first class, the mean grade was 74 and a standard deviation of 8. ये क्या दिया हुआ है? सिग्मा. म्यू और सिग्मा. म्यू तो नहीं होगा ना बच्चों. सैंपल 40 बच्चों का सैंपल. अभी जैसे मेरी क्लास में कितने बच्चे होते हैं? SY में 90 बच्चे, बट एग्जाम सपोज दिए सिर्फ 40 लोगों ने. सो ये सैंपल जो जितने बच्चों ने दिया है उसका मीन ग्रेड निकाला है, मतलब ये x1 बार दिया हुआ है. दैट इज 40.
and standard deviation the sigma 1 that is 8 and क्या दिया हुआ है सेकंड क्लास का मीन मैम ग्रेड इज x1 by 74 ना. sorry yes my mistake so this is 74 and x2 bar while in the second class the mean grade was 78 and a standard deviation of 7 so sigma 2 is 7 so is there a significance so पहले तो टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला क्या है टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर डबल मीन सो फॉर्मूला क्या हो जाता है इट इज x1 बार minus x2 bar upon Square root of sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. All the values are there with you. Put it in the formula and tell me what values you are getting for z. Test statistic का क्या आंसर आ रहा है बताओ. minus 2.49. Minus 2.49. All right. So this is your z का value. Now critical value क्या होगा for two-tailed test and 5% level of significance? It is minus 1.96 and 1.96, right? yes. So that is your critical value. Now step 4. So whether we have to accept it or reject it. So step 4, we'll draw the curve. So 1.96. So this is minus 1.96. This is 1.96. हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू किधर आ रहा है एक्सेप्टेंस रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन Rejection region. यस तो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो इधर है टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू सॉरी माइनस 2.49 ये रहा माइनस 2.49 ये रहा सो ये कौन से रीजन में आ रहा है रिजेक्शन रीजन में आ रहा है therefore we will reject it therefore z is equals to minus 2.49 it is less than the critical value minus 1.96 coming into the rejection region therefore reject the which hypothesis H naught. yes therefore reject null hypothesis और null hypothesis में क्या डाला था कि there is no difference between the two classes ठीक है तो वो रिजेक्ट हो गया है तो एक्सेप्ट क्या हो गया h1 और h1 में क्या डाला था there is a difference between the performance of the two classes therefore there is significant difference between the performances of the two classes significant difference between performances of two classes. I hope this problem is also understood to everybody. Yes, ma'am. Okay, so now one question I'll give you and do try that question on your own. Okay, फिर next lecture में सिर्फ एक double proportion पे question रह जाएगा. ठीक है जरा क्वेश्चन खुद से करना बस मुझे इस क्वेश्चन के लिए नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या सेट करोगे वो बता दो पहले So the mean height of 50 male students who showed above average participation in college athletics was 68.2 inches with a standard deviation of 2.5. So बोलते 50 मेल स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेट करते हैं कॉलेज एथलेटिक्स में उनका जो
हाइट है, हाइट की बात करें, हाँ हाइट है जो 68 होता है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.5, while other 50 male students who showed no interest in such participation, जो रिमेनिंग 50 स्टूडेंट्स है जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, उनका मीन हाइट कितना निकला है 67.5 इंचेस विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.8. Test the hypothesis that the male students who participate in college athletics are taller than the other male students. जरा बताओगे H0 और H1 में what should I set up? H0 क्या होगा और H1 क्या होगा? So there are two types of group, okay? So दोनों ही ग्रुप में कितने लोग हैं? 50 लोग हैं. एक है जो पार्टिसिपेट करता है कॉलेज एथलेटिक्स में और एक है जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका मीन कितना है, मीन हाइट कितना है 68.2 है, और जो नहीं करते उनका कितना है 67.2 है. समझ में आ रहा है? डबल मीन पे ये क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड डेविएशन Yes, दिया है ma'am. 2.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है इधर 2.8 एंड N1 कितना दिया हुआ है, N1 भी 50 दिया है, N2 भी 50 दिया है. So ये डेटा हमें दे दिया है. अब बोल रहा है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मेल स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन कॉलेज एथलेटिक्स आर टॉलर. जो पार्टिसिपेट करते दे आर टॉलर देन दी, मतलब ये जनरलाइज कर रहा है. 50 स्टूडेंट्स को स्टडी किया और मीन हाइट निकाला, एक जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू पार्टिसिपेट जो नहीं करते. तो बोलता है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस जो कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं एथलेटिक्स में दे आर टॉलर. तो ये पॉपुलेशन के बारे में स्टेटमेंट क्लेम कर रहा है. सो व्हाट शुड आई सेट अप इन नल हाइपोथेसिस and what I should set up in alternate hypothesis. आपको क्या लगता है अगर आपने ये रिसर्च किया होता तो आपको आप क्या रखते हैं नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में? मैम नल हाइपोथेसिस यही रखते हैं कि जो एथलेटिक्स में पार्ट कर रहे हैं वो टॉलर है एज अच्छा, कम्पेयर टू तो मैंने क्या बोला कि जो प्रूव करना होता है, जो चेक करना होता है, दैट वी शुड पुट इट इन H1. नो, नहीं मैम एच नॉट में H0 में डालते हैं, H1 में डालते हैं, मैंने बताया था. नल हाइपोथेसिस में तो रिजेक्शन के पर्पज से रखते हैं. सो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आई विल राइट कि जो पीपल हु पार्टिसिपेट इन कॉलेज एथलेटिक्स दे आर mu1 and they are greater than the people who do not participate in college athletics. तो mu1 is greater than mu2. तो ये मतलब ये स्टूडेंट्स का मीन हाइट क्या है, टॉलर है देन द मीन हाइट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट. सो ग्रेटर देन आया ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन. तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन किस में आएगा बच्चा? नल हाइपोथेसिस में कैसे आएगा? नल हाइपोथेसिस में इक्वालिटी साइन आती है, और नल हाइपोथेसिस में हम डालेंगे कि whether you participate in college athletics or you don't participate, दोनों का मीन हाइट क्या रहेगा? सेम, इक्वल. समझ में आया? So this is how you are going to set up. mu1 is equals to mu2 and second one में डालोगे mu1 is greater than mu2. So बाकी step 2, step 3, step 4 आपको पता है क्या करना है, बस सॉल्व करके बताना कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या रिजेक्ट करना है हमें. ठीक है? So that's it for the day. Thank you. I hope कुछ तो समझ